हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दूसरी वीडियो में। पार्ट 1 हम बना चुके हैं जिसमें मैंने आपको फर्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी जो कि पार्ट 2 है आपका, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और साथ में ही मैंने आपको दोनों बुक के ही MCQ क्वेश्चंस करा दिए थे, जिसकी जो वीडियो है आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब दूसरे पार्ट को स्टार्ट करते हैं। एक और बात, अगर आप ये तीनों वीडियोज़ देख लेते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 वाली, यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है और साथ में MCQ की, तो लगभग आपका 80% पेपर जो है, नॉर्मल सी बात है, वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस वाली बुक में कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एक्सप्लेन द 4 स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन। जो आपका पहला चैप्टर बनता है ये पॉपुलेशन वाला, उसमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता रहता है और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हमें इसमें बताना है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होता है वो क्या होता है, और साथ में ही जो 4 स्टेज है भारत में पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर के, वो कौन कौन सी है। तो देखिए, जो पॉपुलेशन ग्रोथ आपका होता है वो एक तरीके से परसेंटेज चेंज होता है, यानी कि जो भी पॉपुलेशन चेंज होती है किसी कंट्री में, तो उसको अगर हम परसेंटेज वाइज बताते हैं तो उसको पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहा जाता है, जो कि हर एक साल के हिसाब से वो बढ़ता है। यानी कि जो बर्थ रेट होती है, डेथ रेट होती है, माइग्रेशन होता है, इन तीनों को ही ध्यान में रख करके पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बताई जाती है। आप सभी को पता है कि किसी भी क्षेत्र की जो जनसंख्या है अगर बढ़ रही है या फिर घट रही है तो उसमें 3 फैक्टर होते हैं। तो बर्थ रेट फैक्टर होता है, डेथ रेट होता है और माइग्रेशन होता है ना। तो इसी की सहायता से क्या बनता है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बनता है। अब बात करते हैं इसके 4 स्टेजेस की, जो पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया है। पहला जो फेज है आपका, वो 1901 से लेकर के 1921 तक का जो पीरियड था, जो 20 साल का पीरियड था, इसको स्टैग्नेंट फेज कहा जाता है। और इस टाइम ये समझिए कि जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो काफ़ी ज़्यादा लो थी, और ये तो समझिए कि नेगेटिव के आसपास थी, क्योंकि जो ये वाला टाइम है 1901 से लेकर 21 तक के समय में, इस टाइम बर्थ रेट और डेथ रेट जो दोनों की दोनों थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई बताई जाती है। और इस टाइम क्या है कि अगर बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे थे तो बहुत सारे बच्चे मर भी रहे थे। और इसका मेन रीज़न क्या था कि इस टाइम हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया नहीं था, हेल्थ केयर हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब था, फेमाइन उस टाइम आते थे, एपिडेमिक्स आते थे, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, इस टाइप की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा चलती थी। इसीलिए यहाँ पर जो आपका पहला फेज़ था, आपका फेज़ 1, यानी कि 1901 से लेकर के 1921 तक का, उसको स्टैग्नेंट फेज़ कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं फेज़ 2 की, जो कि 1921 से लेकर 51 तक चला, जो कि आपका स्टेडी ग्रोथ फेज़ कहलाता है। और ये जो था काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट बताया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो इम्प्रूवमेंट थी हेल्थ केयर में और सैनिटेशन में, वो इम्प्रूव हुई थी। और इसकी वजह से जो आपका बर्थ रेट था वो हाई हो गया, और थोड़ा सा जो डेथ रेट था वो धीरे धीरे क्या हो गया, वो कम हो गया। तो यहाँ पर जो था, जो ग्रोथ थी वो स्टेडी टाइप की हुई। और जो तीसरा फेज़ है आपका 1951 से लेकर के 1981 तक का, इस टाइम क्या हुआ कि जो हमारी पॉपुलेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजन वाले फेज़ में देखी जाती है। यानी कि हमारा जो डेथ रेट था वो पूरे तरीके से डिक्लाइन हो गया। डिक्लाइन मतलब जो प्राकृतिक मौतें होती हैं केवल वो हो रही थी, अब बच्चे जो थे बीमारियों से नहीं मरते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका कि डेथ रेट डिक्लाइन हो गया, और इसकी वजह से जो बर्थ रेट था वो नॉर्मल सी बात है वो हाई हो गया। और ये पहली बार ऐसा हुआ था, मतलब भारतीय हिस्ट्री में, भारतीय इतिहास में, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो बढ़ी थी वो इसी पीरियड में बढ़ी थी, 1951 से लेकर के 1981 तक का पीरियड। ओके, अब बात करते हैं फेज़ 4 की, जिसमें 1981 से लेकर प्रेजेंट, यानी कि आज से तक के समय की बात है। तो ये जो टाइम था आपका, इसको द स्लोइंग ग्रोथ फेज़ कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम क्या हुआ कि जो बर्थ रेट था वो भी डिक्लाइन हो गया, क्योंकि यहाँ पर अब जो लोगों में शिक्षा थी वो बड़े स्तर पर बढ़ी, लोगों में फैमिली प्लानिंग आई, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े लोगों के। और यहाँ पर जो पहले कम उम्र में शादियाँ होती थी वो थोड़ी सी रुक गई, लोगों में जागरूकता बढ़ गई। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो पॉपुलेशन थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, एक तरीके से अब कंट्रोल में आ गई, है ना। और इसीलिए जो फोर्थ फेज़ है आपका 1981 से लेकर के प्रेजेंट तक का, इसको हम स्लोइंग ग्रोथ फेज कहते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए अब बात करते हैं इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज कैन रूरल सेटलमेंट बी क्लासिफाइड इन इंडिया। तो हमें बताना है कि जो रूरल सेटलमेंट है, यानी कि अगर आप किसी गांव में जाते हैं या फिर मान लीजिए ग्रामीण बस्तियां जो आप देखते हैं, वो कितने हिस्सों में बटी होती है, कितनी कैटेगराइज में बटी होती है। तो आपको सभी को पता है कि ये 4 होती है। तो क्लस्टर्ड होती है, सेमी क्लस्टर्ड, हेमलेटेड और डिस्पर्स्ड होती है। ठीक है, इन 4 में से हम केवल 2 की यहाँ पर बात करेंगे। एक हम बात करेंगे क्लस्टर्ड की और एक हम बात करेंगे हेमलेटेड की। देखिए, जो क्लस्टर्ड आपका होता है, इसमें क्या होता है कि जो घर होते हैं बहुत आसपास में बने होते हैं, कॉम्पैक्ट मैनर में। ठीक है, और यहाँ पर जो लोग होते हैं एकदम आसपास में ही रहते हैं, एकदम जैसे कि मान लीजिए अगर आप बिहार के गांव देखते हैं, वेस्ट बंगाल के गांव देखते हैं, तो यहाँ पर सारे के सारे जो घर होते हैं आसपास में चिपक के बने होते हैं, और दूर दूर तक खेत वगैरह जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन वही अगर हम हेमलेटेड की बात करें, तो जो आपका गाँव होता है वो स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड होता है। यानी कि एक बहुत बड़ा गाँव है और उस गाँव में आप ये समझिए कि 5 गाँव घर एक तरफ हो गए, 5 घर एक तरफ हो गए। और इस टाइप से क्या होता है कि वो जो गाँव होता है वो बटा होता है। और इसका रीज़न क्या होता है कि वहाँ पर जो भी सोशल
एथनिक या फिर कास्ट है वो अलग अलग होती है लोगों की, और इसीलिए वो लोग अपने समाज में अपने ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। हालांकि वो पूरा का पूरा गांव एक ही कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए जो आप ये स्क्रीन देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक गांव है। अब ये समझिए कि इधर कुछ लोग रहते हैं, इधर कुछ लोग रहते हैं, जहाँ पर जैसे यहाँ बता रहा हूँ मैं, तो कुछ लोग का मतलब यहाँ पर कुछ गाँवों को मैं कहने का मतलब है। तो ऐसी सेटलमेंट को हम क्या बोलते हैं, हेमलेटेड सेटलमेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए। और ऐसे कहाँ पर हेमलेटेड देखने को मिलते हैं, जो आप ये मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ वाला जो आप इलाका देखते हैं उधर की तरफ देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। चलिए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सिटी बेस्ड ऑन फंक्शन। तो फंक्शन के हिसाब से यानी कि उनकी जो भी कार्य क्षमता है उसके हिसाब से हमें बताना है जो इंडियन सिटी थी वो कितने कैटेगरी में बढ़ती है। तो पहला जो आपका है वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स एंड सिटी है, यानी कि कुछ ऐसे शहर या फिर कुछ ऐसे नगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव थे, यानी कि यहाँ से शासन चलाया जाता था। जैसे कि न्यू दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, भोपाल हो गया, जयपुर हो गया, शिलोंग हो गया, चेन्नई हो गया, ये सब क्या थे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स थे, गवर्नमेंट ऑफिसेस यहाँ पर बनती हैं और इसीलिए इनको एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल टाउन्स के, यानी कि ऐसे नगर जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री लगती है। जैसे कि मान लीजिए मुंबई हो गया, जमशेदपुर हो गया, भिलाई हो गया, कोयम्बटूर हो गया, मुडी नगर हो गया। तो ये सब कैसे इलाके हैं जहाँ पर लार्ज स्केल इंडस्ट्री लगती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, बहुत सारी फैक्ट्री बनती है, तो ये वो इलाके होते हैं। अगली है आपकी ट्रांसपोर्ट सिटी, यानी कि कुछ ऐसी सिटीज़ जहाँ पर ट्रांसपोर्ट या फिर समझिए कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है किसी भी सामान वगैरह का वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि मान लीजिए जो आप पोर्ट्स देखते हैं, कांडला, कोच्चि, विशाखापट्टनम, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत सारा सामान आता है। अब सामान नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर पहुँचता है तो यहाँ से दूसरी जगहों पर जाएगा। अब जब दूसरी जगहों पर जाएगा तो ऐसी सिटी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत बढ़िया होता है और ऐसी सिटी को ट्रांसपोर्ट सिटी भी आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला आपका होता है कमर्शियल सिटीज़। तो कमर्शियल सिटी का मतलब होता है कि यानी कि कुछ ऐसे नगर जो एक तरीके से स्पेशलाइज होते हैं अपने ट्रेड में, बिजनेस एक्टिविटीज़ को लेकर के। जैसे कि कोलकाता हो गया, सहारनपुर हो गया, सतना हो गया, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर क्या होता है, व्यापार वगैरह होता है, बिजनेस एक्टिविटी होती है और ऐसे ही इलाकों को हम बोलते हैं कमर्शियल टाउन। पांचवा क्वेश्चन है आपका माइनिंग टाउन्स। तो माइनिंग टाउन का मतलब क्या होता है, यानी कि कुछ ऐसे जो टाउन्स जहाँ पर माइनिंग बड़े स्तर पर, जैसे कोल का हो गया और मान लीजिए कोई पेट्रोल हो गया, तो ऐसी जो भी आप लोहा वगैरह देखते हैं या फिर मान लीजिए स्टील वगैरह देखते हैं, अगर इनकी माइनिंग कहीं पर चल रही है तो वो टाउन्स किस नाम से जाने जाते हैं, माइनिंग टाउन के नाम से। जैसे कि आपने टाटा नगर सुना होगा, जमशेदपुर सुना होगा, ये सब ऐसे इलाके हैं जो माइनिंग टाउन्स के नाम से जाने जाते हैं। छठा आपका गैरिसन है। गैरिसन को कैंटोनमेंट टाउन भी कहा जाता है। तो आपने अगर आप दिल्ली के हैं तो आपने दिल्ली कैंट वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा, तो दिल्ली कैंट आपका क्या है, एक गैरिसन टाउन है। ये कैसे नगर होते हैं, यहाँ पर मिलिट्री बेसिस बने होते हैं, डिफेंस सेंटर बने होते हैं, तो इन्हीं को कहते हैं गैरिसन नगर या फिर गैरिसन टाउन। सातवां आपका है एजुकेशनल टाउन्स, यानी कि कुछ ऐसे शहर जहाँ पर शैक्षिक नगर का दर्जा जिनको मिलता है, जहाँ पर वो अपनी जो पढ़ाई के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं, वहाँ पर सारी यूनिवर्सिटी होती है, बच्चे वहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए पहुँचते हैं। जैसे कि वाराणसी, रुड़की, अलीगढ़, आपने कोटा नाम सुना होगा एक तरीके से। तो ये सब क्या है आपका एजुकेशनल टाउन्स कहलाते हैं। और आठवां कौन सा आपका रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स, यानी कि कुछ ऐसे शहर जहाँ पर धार्मिक और जो सांस्कृतिक जो टाउन्स होते हैं उनको कहा जाए। जैसे कि बनारस हो गया, अमृतसर हो गया, मदुरई हो गया, पुरी हो गया, ये सब क्या है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मंदिर देखने को मिलते हैं, धार्मिक जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर होते हैं। तो इसलिए ऐसे टाउन्स को हम क्या बोलते हैं, रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन। 9th आपका है टूरिस्ट टाउन, यानी कि जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा घूमने के लिए पहुँचते, जैसे कि शिमला, ऊटी, जैसलमेर। तो ये क्या हो गया आपके, ये टाइप्स ऑफ टाउन हो गए, है ना, जिसको हमने कम से कम 9 हिस्सों में बांट दिया और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सिटी बेस्ड ऑन एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट। तो अब हमें क्या करना है, जो इंडियन सिटीज़ है उनको हमें क्लासीफाई करना है, किस आधार पर, उनके विकास के आधार पर और उनके एवोल्यूशन के आधार पर कि आखिर उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एंसेंट टाउन के हिसाब से। देखिए जो एंसेंट टाउन थे वो 2000 साल पहले बने थे। जैसे कि कुछ ऐसे शहर जो सबसे पहले एक तरीके से फेमस हुए, जैसे कि यहाँ पर एक नाम है वाराणसी हो गया, प्रयाग हो गया, जिसको हम अभी इलाहाबाद का नाम ही बदल करके प्रयागराज हो रखा है एक तरीके से। ऐसी पाटलिपुत्र है जो कि बहुत पहले जो राजा वगैरह थे उनकी राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र। तो ये कौन से टाउन्स है, ये एंसेंट टाउन्स है ना। मिडिएवल टाउन्स जो होते हैं ये ऐसे टाउन्स होते हैं जहाँ पर एक समय को ये समझिए कि राजाओं की राजधानियाँ हुआ करती थी, जैसे कि दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, इन सब को जगहों को जो भी राजा वगैरह थे, जैसे कि मान लीजिए भारत में मुगल है तो मुगलों के टाइम पर पे इन सब जगहों में राज किया गया, इन सब जगहों से राज्य की सत्ता को चलाया गया। तो ये हमारे मिडिएवल टाउन्स के रूप में जाने जाते हैं। तीसरा आपका है मॉडर्न टाउन। तो मॉडर्न टाउन वो है जिस टाइम हमारे यहाँ पर जो फ्रांस के लोग आए थे, ब्रिटेन के लोग आए थे, तो इन लोगों ने इस टाइम क्या किया, बहुत सारे जो
जो टाउन्स थे वहाँ पर ट्रेड वगैरह स्टार्ट किया, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को स्टार्ट किया, और उस टाइम जो टाउन्स बने उनको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न टाउन्स कहते हैं। और लास्ट आपका है इंडस्ट्रियल टाउन्स, यानी कि हमारे ऐसे टाउन्स जहाँ पर इंडस्ट्री से जुड़े हुए काम होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको ऊपर एक बताया था टाउन, तो ये वही वाला क्वेश्चन है, तो इंडस्ट्रियल टाउन वो हो गया। तो ये हमने 4 टाउन्स बताए किस हिसाब से, एवोल्यूशन के और डेवलपमेंट के आधार पर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 एग्रीकल्चर सीजन इन इंडिया। हमें भारत में जो एग्रीकल्चर सीजन है उसके बारे में बताना है। तो पहला आपका होता है खरीफ सीजन, जिसको हम मानसून क्रॉप भी कहते हैं, जिसको आप ये समझिए कि इस टाइम जो खरीफ सीजन होता है इसमें जो आपका सोइंग सीजन जो होता है, यानी कि किस टाइम बीजों को बोते हैं, वो आपका मई टू जुलाई होता है, और जो फसल पकने का टाइम होता है वो सितंबर टू अक्टूबर होता है, ठीक है। और इसकी जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होती हैं, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, कॉटन, ग्राउंडनट, शुगर केन, जूट, टोबैको, ये सब इसकी क्या है, मुख्य फसलें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रबी की। तो रबी क्रॉप जो आपका है वो विंटर क्रॉप्स है, यानी कि अभी के टाइम की क्रॉप्स है ये। अक्टूबर टू दिसंबर जो होता है इसका सोइंग सीजन होता है। और अगर हार्वेस्टिंग की अगर हम बात करें तो फरवरी टू अप्रैल में इसको हार्वेस्ट किया जाता है, यानी कि गेहूँ, बारले, ग्राम, मस्टर्ड, मसूर, और ये मटर, पोटैटो, आलू, ये सब कौन सी फसल होती हैं, ये रबी फसल होती है, विंटर की फसलें होती हैं। तो ये हो गया हमारा रबी सीजन। अब बात करते हैं जायद सीजन की। देखिए जो जायद सीजन जो आपका होता है ये तीसरा है, और ये एक तरीके से समर क्रॉप समझिए। तो जिस टाइम ये देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अप्रैल में जब सारे के सारे जब खेत खाली हो जाते हैं तो इस टाइम बड़ी फसलें नहीं बोई जाती हैं, छोटी छोटी फसलें बोई जाती हैं। और वो छोटी फसलें जो बोई जाती हैं वो कौन सा सीजन कहलाता है, जायद फसलें। जैसे कि आपने क्यूकम्बर सुना होगा कि गर्मियों में बहुत सारे बच्चे, या फिर आपके घरों में कुकम्बर देखने को मिलता होगा, खीरा देखने को मिलता होगा, तो वो इस टाइम ही बोई जाती है। और ये समझिए कि जायद को भी 2 अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है, कि मतलब एक टाइम इंटरवल होता है कि जिस टाइम फसल कट हो जाती है तो खेतों में जब टाइम, मतलब कि समझिए खेतों में जब जगह होती है अगली फसल बोने के लिए, तो उस टाइम ही जायद फसल उगाई जाती है। यानी कि जायद को भी हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक जायद खरीफ और एक जायद रबी। तो जो जायद खरीफ है वो कब बोते हैं, अगस्त टू सितंबर में, और इसको हार्वेस्ट कर देंगे दिसंबर से जनवरी में, जिस टाइम राइस हो गया, ज्वार हो गया, कॉटन हो गया, ये सब हो जाता है। और जायद रबी की बात करें तो ये अभी की टाइम की जो फसलें हैं, जो ठंडी वाली फसलें होती हैं, ठंडी कहने का मतलब है जो गर्मियों में हम खाते हैं, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, क्यूकम्बर हो गया, कुछ ऐसे पत्तों वाली सब्जियां हो गई, तो इस टाइम बहुत ज़्यादा उगाई जाती हैं। वैसे मेनली देखा जाए तो जो जायद सीज़न है आपका मेनली वो समर क्रॉप्स में ही आता है, इसमें विंटर वाले में इसको ज़्यादा नहीं बोया जाता है। यानी कि जो ये वाला आप देख रहे हैं फरवरी टू मार्च टू अप्रैल टू मई वाले में हार्वेस्ट का होता है, ये वाला इसकी मेन फसल है। चलिए अब हम बात करते हैं मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर की। तो यानी कि भारतीय कृषि जो आप देखते हैं इसकी मेजर प्रॉब्लम क्या है, तो इसकी 2 मेजर प्रॉब्लम है। पहला आपका है स्मॉल फार्म साइज, यानी कि भारत में क्या है कि कम से कम 60% लोग ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम की भूमि है, और ये बहुत बड़ी दिक्कत है इनके लिए, क्योंकि यहाँ पर सबसिस्टेंस फार्मिंग ही हो पाती है, यानी कि वो बढ़िया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पाते अपने खेतों में। जैसे कि आप बिहार को देखते हैं, वेस्ट बंगाल को देखते हैं, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल नहीं हो पाता, मॉडर्न मैकेनाइजेशन का इस्तेमाल नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर खेत क्या है, छोटे छोटे हैं, तो यहाँ पर मशीनों की सहायता से हम खेती नहीं कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप मशीनों की सहायता से खेती करेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि प्रोडक्शन जो होगा वो काफ़ी बेहतर होगा। तो पहला प्रॉब्लम हो गया स्मॉल फार्म साइज का। अब ये खुद सोचिए कि 60% फार्मर ऐसे हैं भारत में जिनके पास केवल और केवल 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड से भी कम भूमि है। तो नॉर्मल सी बात है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें, दूसरी प्रॉब्लम यह है कि आने वाले वक्त में, यानी कि आज के टाइम पर जो लैंड डिग्रेडेशन है, कि लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है जो ज़मीनें जो हैं वो आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं, और एक्सेसिव इरीगेशन यानी कि पानी बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल करते हैं, और अभी आज के टाइम पर केमिकल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है फसलों को लेकर के, और इनकी वजह से क्या हुआ कि हमारी जो ज़मीनें हैं वो ख़राब होती चली गई, ठीक है। और जो पंजाब और जो हरियाणा आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़मीनें ख़राब हो रही हैं, और इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर बहुत ही बड़े स्तर पर इरिगेशन होता है, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी वजह से यहाँ की जो ज़मीनें हैं इसमें नमक की मात्रा बढ़ गई है, और ये 2 मेजर प्रॉब्लम है इंडियन एग्रीकल्चर की। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है आपका क्वेश्चन कि रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी में भारतीय कृषि का क्या योगदान है, या फिर कृषि का भारतीय इकोनॉमी में क्या योगदान है। तो नॉर्मल सी बात है कि भारत की जो हमारी जो इकोनॉमी है वो पूरी की पूरी बेस्ड है किस पर, एग्रीकल्चर पर, क्योंकि भारत में कम से कम 60 से 70% जो लोग हैं ना वो यही वाला काम करते हैं। और आप सभी को पता है कि कोविड के टाइम पर सिर्फ यही एक सेक्टर था जो पूरे तरीके से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बचा के रखा हुआ था।
तो हमारे देश की बैकबोन है एक तरीके से। इसके ज़रिए बहुत बड़े स्तर पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और जीडीपी में इसका कम से कम 26% योगदान देखा जाता है। और नॉर्मल सी बात है कि अगर आपके देश में एग्रीकल्चर बढ़िया है तो वहाँ पर फूड सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगी। और फूड सिक्योरिटी अगर बढ़िया है तो आप इसके ज़रिए बाकी चीज़ें भी एक तरीके से बना सकते हैं रॉ मटेरियल्स के रूप में। मान लीजिए कॉटन, जूट, शुगर केन, इनसे बहुत सारी क्या चीज़ें बन सकती हैं, इनसे बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, इंडस्ट्री को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। और हमारे जो भारत है, इस भारत में जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है वो हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। तो यही है इसका आंसर कि जो एग्रीकल्चर है वो इंडियन इकोनॉमी की मतलब इसके क्या रोल है। तो काफ़ी बढ़िया रोल बताया जाता है इसका। तो ये क्वेश्चन जो आपका है वो 5 नंबर में देखने को मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीनिंग एंड यूज़, यानी कि रेन वाटर क्या होता है और उसकी जो भी यूजेस हैं वो हमें देखने हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि रेन वाटर आप सभी को पता है क्या है, कि पानी को कलेक्ट करना, स्टोर करना, उस पानी का इस्तेमाल करना, क्या आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। आप सभी ने बचपन में करी होगी, ठीक है, और आपने बचपन में खूब पानी में नहाया भी होगा। तो वो जो आप कर रहे हैं वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में ही काउंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इकोनॉमिक एंड सोशल वैल्यूज़ की रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। तो पहला क्या होता है कि इससे वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। नॉर्मल सी बात है, अगर आप पानी को बचा रहे हैं, रेन वाटर को बचा रहे हैं, तो पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। जो हमारा ग्राउंड वाटर है, जो ज़मीन के नीचे जो पानी है वो रिचार्ज हो जाएगा, जो फ्लड्स आने हैं वो कम हो जाएंगे। इसके ज़रिए आप दूसरी चीज़ों पर मतलब कि आप ग्राउंड वाटर पर डिपेंड नहीं रहेंगे। यानी कि एक होता है ना कि आप ज़मीन से पानी निकाल रहे हैं और एक आ रहा कि बरसात का पानी आपके पास है, तो इससे क्या होता है कि आप उन पानी पर निर्भर नहीं रहेंगे, आप बरसात के पानी पर निर्भर रहेंगे। तो आपके पास एक तरीके से स्टॉक रहेगा। ठीक है, इसी के साथ में अगर आपने जो पानी, बरसात का जो पानी है उसमें से अगर हम कुछ चीज़ें उसको अगर हम साफ़ कर दें तो उसको पीने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप एक तरीके से इससे कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं, यानी कि लोगों को जागरूक करके, तो लोग मिल करके तालाब बनाते हैं, नहर बनाते हैं ताकि पानी को बचाया जाए। तो ये भी एक इसमें पॉइंट जुड़ सकता है कि प्रमोट्स कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी कि इससे क्या होता है कि कलेक्टिव एफर्ट लोगों का दिखता है पानी को बचाने में। और इससे एक चीज़ और है कि आप नॉर्मल सी बात है, अगर पानी को बचा रहे हैं, यानी कि आप नेचर को बचा रहे हैं, और इसकी वजह से समझिए कि ह्यूमन का और नेचर का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 5 की यूज़ ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। तो पहला क्या है कि हम पानी जो हमने हार्वेस्ट किया इसको ड्रिंकिंग और कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सीधा यूज़ नहीं कर सकते हम इसका। मतलब प्रॉपर फिल्ट्रेशन अगर कर ले रहे हैं हम तो नॉर्मल सी बात है इस पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। खेतों की सिंचाई में इस पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो ग्राउंड वाटर है वहाँ पर पानी को पहुंचाएंगे ताकि उसका जो स्तर है वो बढ़ जाए और हमें आसानी से ज़मीन के नीचे पानी मिल जाए। इसके अलावा जो भी इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक जो भी काम होते हैं वहाँ पर हम इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट वाली चीज़ें हैं उसमें ये काम आएगा, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर सूखा पड़ गया या फिर मानसून की दिक्कत आ गई तो वहाँ पर इस पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा वाटर से लेकर के पूरा का पूरा क्वेश्चन कि इसका यूज़ क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, यानी कि भारत में जो आप ये जल देखते हैं, जल संसाधन देखते हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है। तो पहली जो प्रॉब्लम है इसकी सबसे बड़ी वाली कि इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो अनइक्वल है, यानी कि हमारे भारत में कुछ राज्य ऐसे देखने को मिलते हैं जहाँ पर पानी बहुत ही ज़्यादा कम है और कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि पानी अगर हर जगह बराबर रहेगा, हर जगह मतलब इतना रहेगा जितना लोगों को चाहिए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमारे भारत में अभी भी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। ठीक है, और इसके साथ में ही हमारे यहाँ की जो नदियाँ वगैरह अगर आप देखते हैं उसकी वजह से क्या हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है। तो वाटर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी दिक्कत है। आज के टाइम पर हम ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वाला जो आप इलाका देखते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि इसमें ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा पानी निकाल करके खेतों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो है वो डिप्लेशन में चली गई है, वहाँ का जो पानी है वो ख़राब हो गया है। तो ये भी एक क्या है, इशू है भारत के लिए। इसके अलावा हमारे यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट को देखा जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। हमारे यहाँ पर पानी ऐसी बहता रहता है। अगर आप देखेंगे कि जो भी सरकार ने मान लीजिए कुछ बनाया है तो वहाँ पर जो नल लगे होते हैं वहाँ से वेस्ट हो रहा है पानी। वहाँ पर एक तरीके से आप समझिए कि जो भी राज्य हैं उन राज्यों के भीतर भी डिस्प्यूट देखने को मिलता है पानी को लेकर के। कोई राज्य कहता है कि हमारे पास पानी नहीं है, कोई राज्य कहता है कि उधर उस राज्य ने हमारे पास पानी नहीं छोड़ा। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में समझिए कि भारत में एक जो वाटर रिसोर्सेज है एक इशू के रूप में देखा जाता है। और साथ में 5वां पॉइंट ये है कि भारत के लोगों में जागरूकता नहीं है पानी को लेकर के और ना ही उनको बचाने को लेकर के। तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके मेजर इशू हैं किस चीज़ को लेकर के, वाटर रिसोर्सेज को लेकर के।
चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका कॉजेस ऑफ वाटर डिप्लेशन एंड लेजिस्लेटिव मेजर ऑफ कंजर्वेशन। तो अगर हम पानी को एक तरीके से यहाँ पर क्या है, वाटर जो डिप्लेट हो है उसका कॉज क्या है, पानी खराब क्यों हो रहा है, और दूसरा सरकार ने उसको बचाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए थे, ये वो क्वेश्चन है। तो पानी खराब होने के तरीके तो आपको पता ही होंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है तो ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हो रहा है। अर्बन एरिया अगर है कहीं पर तो अर्बन एरिया में क्या होता है कि कंक्रीट के रोड बन जाते हैं, बिल्डिंग्स बन जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर है ना ग्राउंड वाला, वहाँ पर पानी पहुँच नहीं पाता है, और वो क्या है एक तरीके से हम उसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। अगर मान लीजिए करते हैं तो वो धीरे धीरे उसका जो ग्राउंड वाटर है हम सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर पानी पहुँच नहीं रहा, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी भारत है आपका, इस भारत में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर के अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि लोग रेन वाटर को बचाते नहीं हैं, और बचाते नहीं तो हमें पानी की दिक्कत देखने को मिलती है। और साथ में इन सभी दिक्कतों के साथ साथ में एक दिक्कत आज के टाइम पर और है कि टाइम पर मानसून नहीं आता है, यानी कि जिस टाइम बारिश का मौसम है उस टाइम मानसून नहीं आता है, और ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है क्योंकि बहुत सारे जो किसान होते हैं वो मानसून पे ही डिपेंड होते हैं पानी को लेकर के। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ी मतलब कॉज माना जाता है वाटर स्कार्सिटी को लेकर कि हमारे भारत में पानी की आखिर कमी क्यों है। साथ में कुछ राज्य ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, वो इरिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पानी का, और इसकी वजह से भी हमारे यहाँ पर पानी की दिक्कत देखने को मिलती है। तो ये 5 पॉइंट ऐसे थे जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, भारत में पानी की समस्या देखने को मिलती है। बात करते हैं कि सरकार ने क्या किया। सरकार ने एक एक्ट लाया था, वाटर प्रिवेंटेशन एंड द कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, यानी कि 1974 में, जिसमें वो पानी को बचाने की बात करी गई थी। उसमें जो पोल्यूशंस होते हैं जिसकी वजह से पानी ख़राब होता है उसको रेगुलेट किया जाएगा, जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो वहाँ पर नदियों में नहीं छोड़ा जाएगा, ये एक एक्ट है। दूसरा एक एक्ट था आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1986 में आया था, जो कि हमारे नेचर को बचाने के लिए आया था, जो भी हमारा वाटर है उसको बचाने के लिए आया था। और साथ में एक एक्ट आपका वाटर सेस एक्ट 1977, यानी कि इसमें क्या था, उन इंडस्ट्रीज पर टैक्स लगाया गया था जो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से एक्सेसिव वाटर यूज़ कर रही हैं और एक तरीके से पानी को पॉल्यूट कर रही हैं, है ना। तो ये एक 3 क्या हो गया आपका लेजिटिमेट जो लेजिस्लेटिव मेजर हो गए वाटर कंजर्वेशन को लेकर के, यानी कि सरकार ने कौन कौन से वैध कानून बनाए ताकि पानी को बचाया जा सके। अब बात करते हैं फ्यूचर थ्रेट की। तो नॉर्मल सी बात है कि पानी नहीं बचेगा तो काफ़ी दिक्कत देखने को मिलेगी, फूड इनसिक्योरिटी होगी, हेल्थ क्राइसिस देखने को मिलेंगे, आने वाले टाइम में वर्ल्ड वॉर देखने को मिल सकती है, क्योंकि पानी हमारे पास बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, मतलब पानी तो है लेकिन वो पानी पीने लायक नहीं है, तो पानी पीने लायक कम है तो वो बहुत बड़ी दिक्कत है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आपका है यूजेस एंड मेजर एरियाज ऑफ कॉपर। तो कॉपर को लेकर के हमें बताना कि इसका जो इस्तेमाल होता है वो किन क्षेत्रों में होता है। तो जो कॉपर आप देखते हैं, कॉपर एक आपका जो रिसोर्स आप देखते हैं, इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है वो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में होता है। जो भी वायर्स बनती है, इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स बनते हैं, जनरेटर्स बनते हैं, उसमें जो कॉपर है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल देखने को मिलता है। आपके रूम में जो पंखा लगा है उस फैन में अगर आप देखेंगे तो उसमें भी कॉपर है। जो भी ज्वेलरी वगैरह होती है उसमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कॉपर को मिला करके जो भी ज्वेलरी है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ाया जाता है। तो ये सब इस्तेमाल है किसका, कॉपर का। अगर हम इसके माइनिंग एरियाज़ की बात करें तो झुंझुनू जो एक इलाका है जो कि राजस्थान में पड़ता है, सिंहभूम जो इलाका है वो झारखंड में है, और बालाघाट जो इलाका है वो मध्य प्रदेश में। ये कुछ इलाके हैं जहाँ पर माइंस हैं, माइनिंग करी जाती है। किस चीज़ को लेकर के, कॉपर को लेकर के। चलिए अगला क्वेश्चन है यूजेस एंड मेजर एरियाज ऑफ मैंगनीज। तो जो मैंगनीज आप देख रहे हैं इसका इस्तेमाल, तो पहला इस्तेमाल तो इसका होता है स्टील एंड आयरन की इंडस्ट्रीज़ में। जो सामान वगैरह बनता है उसमें मैंगनीज का बहुत बड़े रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो भी आप बैटरीज वगैरह देखते हैं, केमिकल देखते हैं, ग्लास देखते हैं, उसमें भी मैंगनीज का बहुत सारा इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर माइनिंग एरिया है मैंगनीज का, उड़ीसा हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो आपका ये है क्या है मैंगनीज, इसकी माइनिंग करी जाती है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, तो इसमें आपको यूज़ पता होने चाहिए कि इसका क्या क्या यूज़ है। चलिए अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड दी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो कन्वेंशनल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बीच के डिफरेंस को हम जानेंगे। एकदम आसान टॉपिक है ये, एकदम आराम से समझेंगे। देखिए कन्वेंशनल एनर्जी को सबसे पहले जानते हैं कि देखिए जो कन्वेंशनल एनर्जी है ये एक ट्रेडिशनल यूसेज वाली है कि हम जो शुरू से करते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से जिस एनर्जी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं उसको कन्वेंशनल कहते हैं। और जो आज के टाइम पर एक तरीके से इंट्रोड्यूस करी गई है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कन्वेंशनल बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ
समझिए कि हम शुरू से क्या इस्तेमाल करते आ रहे हैं, हम कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जो भी मान लो हम सोलर पावर इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है आपका एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसके जो सोर्स हैं वो कौन से हैं, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, ये क्या है आपका कन्वेंशनल, और वही सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो हो गया, जियोथर्मल हो गया, बायोमास एनर्जी हो गया, ये कौन सा आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये जो आपका है कन्वेंशनल, ये जो होता है आपका एग्जॉस्टेबल होता है और ये वाला सस्टेनेबल होता है, यानी कि एक बार ये ख़राब हो गए या फिर हमने इसका इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा हम नहीं कर सकते हैं, बट इस वाले में क्या हम इसका बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, रिन्यूएबल होते हैं। ठीक है, और साथ में ही मान लीजिए जो कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, क्या हमें ये पूरे भारत में या फिर पूरे हर जगह मिलता है, तो नॉर्मल सी बात है नहीं मिलता है, लेकिन इसकी लिमिटेड लोकेशन होती है। लेकिन वही अगर मैं बात करूँ सोलर की, विंड की, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हर जगह मतलब मिल जाती हैं और इससे हम बिजली बना सकते हैं। और साथ में ही जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इससे क्या होता है, पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, यानी कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और वही अगर मैं इनकी बात करूँ तो इससे पोल्यूशन नहीं होगा, ये काफ़ी ज़्यादा इको फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, और एक और बात, इनको ये काफ़ी ज़्यादा हाई कॉस्ट भी हैं क्योंकि इनके बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, खरीदने में टाइम लगता है। और ये अगर इसकी बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है और एक तरीके से हम इसको खुद भी बना सकते हैं, और यही इसका मेन डिफरेंस है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की और उसके पोटेंशियल एरियाज़ की। तो जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी, टाइडल, जियोथर्मल और बायो, ये चारों की चारों जो आपकी है वो एक क्या है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है। ठीक है, और ये जो सोलर एनर्जी है इसका मतलब क्या है कि आप सूर्य की प्रकाश को एक तरीके से बचा करके उससे आप बिजली बना सकते हैं। आपने सोलर पैनल देखे होंगे। विंड एनर्जी में क्या होता है कि हवा के ज़रिए क्या होता है जो बिजली बनाई जाती है। टाइडल में क्या होता है कि जो भी आप समुद्र में ज्वार भाटा देखते हैं, जो टाइड्स होती हैं, जिसके जरिए तरंगे जो तरंगे हो गई या फिर जो लहरें हो गई तेज़ गति में जब ऊपर नीचे होती हैं तो उससे टाइडल एनर्जी बनती है। जियोथर्मल जो आपका है, ये जो हिमालय रीजन आप देखते हैं उधर विस्फोट करके बनाया जाता है। और ऐसी ही बायो एनर्जी जो आपका होता है वो जो रूरल एरियाज़ आप देखते हैं उधर की तरफ ही बन सकता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जिनको हम कहते हैं। ये आने वाले टाइम का मतलब भविष्य समझिए एक तरीके से, क्योंकि बाकी चीज़ें तो ख़त्म हो जाएंगी, आपकी पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, कोयला ख़त्म हो जाएगा, बट ये चीज़ें कैसी हैं, ये हम खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इनकी डेफिनेशन ज़रूर आती है। चलिए अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सेक्टोरल प्लानिंग और रीजनल प्लानिंग की। देखिए सेक्टोरल प्लानिंग का मतलब क्या है, देखिए सेक्टोरल प्लानिंग में ही अर्थ छुपा हुआ है। सेक्टोरल का मतलब क्या होता है कि हम इसमें एक स्पेसिफिक सेक्टर पर काम करते हैं, यानी कि अगर आपको किसी जगह पर प्लानिंग करनी है, किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट करनी है, तो अगर आप किसी एक सेक्टर पर प्लान करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप किसी जगह पर केवल और केवल एग्रीकल्चर पर ध्यान देना चाह रहे हैं, तो वो क्या आपका एक सेक्टोरल प्लानिंग हो, क्योंकि यहाँ पर जो सेक्टर आपका है वो कौन सा है, एग्रीकल्चर का है। और इसमें क्या होता है, जो भी सरकार होती है एग्रीकल्चर से जुड़े हुए स्कीम लेकर के आएगी, उसमें कौन कौन सी तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने का क्या क्या तरीका है, तो ये सब प्लानिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टोरल प्लानिंग। अगर हम बात करें रीजनल प्लानिंग की, तो इसका मतलब होता है कि अलग अलग भारत में जो क्षेत्र आप देखते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग दिक्कतें होती हैं, तो अलग अलग जो दिक्कतें हैं वहाँ पर अलग अलग समाधान आपको लाना पड़ेगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए हिमालय में अगर आपको विकास करना है और वही आपको दिल्ली में विकास करना है, तो दोनों की प्लानिंग क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा अलग होगी, क्योंकि ये जो दोनों के दोनों जो रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, और ऐसी प्लानिंग को हम क्या बोलते हैं, रीजनल प्लानिंग बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ इंदिरा गांधी कनाल इन इरिगेशन। तो जो इंदिरा गांधी कनाल आप सुनते हैं, इंदिरा गांधी नहर, इसको पहले राजस्थान कनाल भी कहते थे, बाद में इंदिरा गांधी की डेथ के बाद 1984 के आसपास में ही वैसे उस टाइम राजस्थान कनाल का नाम चेंज करके इंदिरा गांधी कनाल कर दिया गया था। ठीक है, तो इसी के हमें इंपॉर्टेंस देखनी है। तो पहला जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि इसने क्या किया कि जो भी राजस्थान के ऐसे इलाके थे जहाँ पर खेती करना असंभव था, वहाँ के एरिया को एग्रीकल्चर जोन में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसकी वजह से बहुत सारे जो लोग थे उनको रोज़गार मिला, बहुत सारे जो फसलें थी वो यहाँ पर बोई जाने लगी, क्योंकि इस नहर की वजह से ऐसे ऐसे इलाकों में पानी पहुँचा जहाँ पर पानी एक समय को समझिए मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और नॉर्मल सी बात है, खेती अगर आपको करनी है तो पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इंदिरा गांधी कनाल की वजह से जो राजस्थान के बहुत सारे जो इलाके हैं वहाँ पर बहुत सारी
फसल बोई जाने लगी, जैसे कि ग्राम हो गया, बाजरा, ज्वार, वीट, कॉटन, ये सब कुछ ऐसी फसलें थी जो यहाँ पर बोई जाने लगी इन इलाकों में। तो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन भी देखा गया। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कामों में, और साथ में यहाँ के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई, फूड सिक्योरिटी आ गई। तो इस तरीके से देखें तो इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो 3 अलग अलग हिस्सों में आप बता सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कोंकण रेलवे और एक इंजीनियरिंग मार्वल की। तो जो कोंकण रेलवे है आपका, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, छोटा सा क्वेश्चन नहीं आता है वैसे 5 मार्क्स में, कि इसके बारे में बताइए कि ये जो आपका है वो इंजीनियरिंग मार्वल क्यों है। तो कोंकण जो रेलवे था ये 1998 में बना था, यानी कि 1998 में बना था। और ये समझिए कि ये बहुत बड़े हिस्से को एक तरीके से कवर करता है, यानी कि लिंक रोहा जो कि महाराष्ट्र है उसको जोड़ता है किससे, मैंगलोर जो कि कर्नाटक में पड़ता है, और कम से कम 760 किलोमीटर के एरिया को कनेक्ट करता है। और ये ऐसे इलाकों से पहुंचता है जो मतलब काफ़ी नॉर्मल इलाके नहीं हैं, और आखिर ये इंजीनियरों ने ही इसका सोल्यूशन लाए। उन्होंने ऐसे ऐसे तरीकों से यहाँ पर जो ये रेलवे लाइन जो बिछाई, कोंकण रेलवे लाइन बिछाई, बेसिकली जो गोवा आप देखते हैं, कर्नाटक देखते हैं और महाराष्ट्र देखते हैं, ये 3 अलग अलग राज्य उधर से होते हुए जाता है। और ये एशिया की लॉन्गेस्ट टनल बताई जाती है। द करबुदे टनल इज़ द लॉन्गेस्ट इन एशिया। इसके अलावा अगर हम देखें कोंकण टनल की, तो जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है कम से कम 146 रिवर्स को, 2000 ब्रिजेस को और 191 टनल को क्रॉस करते हुए जाता है। और साथ में मैंने भी आपको 3 राज्य बताए, यानी कि महाराष्ट्र बताया, गोवा बताया और कर्नाटक बताया। इन तीनों राज्यों ने ही मिलकर के इसको बनाया था, यानी कि ये मल्टी स्टेट प्रोजेक्ट है, और इसीलिए कोंकण रेलवे को एक इंजीनियरिंग मार्वल भी कहा जाता है। चलिए अब बात करेंगे हम कंट्रीब्यूशन ऑफ रेलवे इन इंडियाज़ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो भारत के इकोनॉमिक प्रोग्रेस में, यानी भारत के आर्थिक विकास में जो आप ये इंडियन रेलवे देखते हैं, इसका कितना योगदान है। तो इसका बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि ये क्या करता है, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा एक तरीके से बूस्ट लेकर के आया। इसने क्या किया, जो लोगों का आना जाना था, सामान का आना जाना था, वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा आसान बनाया। ठीक है, इसने पूरे भारत को एक तरीके से इंटीग्रेट किया, लोगों को जोड़ा। ऐसे ऐसे इलाकों से ट्रेन जाती है, लगभग आप चाहें तो ट्रेन की सहायता से हर एक क्षेत्र में जा सकते हैं। कुछ पहाड़ी इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आप नहीं पहुँच सकते, बट फिर भी वहाँ तक भी अब रेलवे जो है वो पहुँच रही है। तो इसने क्या किया, नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ाया। इसके अलावा इसने बहुत सारी इंडस्ट्री जो थी उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देता है। कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, फूड ग्रेन्स हो गया, इन सब का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो आसानी से रेलवे करती है। जैसे आपने मालगाड़ी सुना होगा, जिसमें बहुत सारे सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो रेलवे स्टेशन है वो बहुत सारे अलग अलग जगहों से इसका लिंकअप देखा जाता है। अलग अलग मार्केट सेंटर जो होते हैं वहाँ पर ये पहुँचती है, ताकि इससे क्या होता है कि वहाँ पर ट्रेड बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाता है। इसी के साथ में देखें तो मिलियंस ऑफ जो लोग हैं ना भारत के, वो रेलवे में ही नौकरी करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को एक तरीके से समझिए कि ये मैसिव एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर भी है, यानी कि वन ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स ऑफरिंग जॉब्स टू मिलियंस। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भारतीय रेलवे है वो इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, और यही इसकी कंट्रीब्यूशन है। चलिए अब बात करते हैं रोल एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IWAI इसको कहा जाता है। तो हमें इसका रोल देखना और उसकी इंपॉर्टेंस देखनी। तो रोल क्या है भाई इसका, ये जो था आपका 1986 में बना था, और इसका काम यही है कि जो भी इनलैंड वाटर बॉडीज़ है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया जाए। इनलैंड वाटर बॉडीज़ का मतलब जो आप नदियाँ वगैरह देखते हैं उसके ज़रिए जो रास्ते होते हैं, जिसके ज़रिए शिप हो गया, जहाज जो आप देखते हैं पानी वाले, वो एक तरीके से ट्रेड के रूप में इस्तेमाल हो, लोग यहाँ से वहाँ जा सकें नावों की सहायता से। नाव नहीं, शिप कहेंगे वैसे तो हम। तो ये काम था किसका, IWAI का। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो अभी जो 10 वाटरवेज है टोटल इसके अंदर बताया जा रहा है, और धीरे धीरे ये बढ़ता ही जा रहा है। और इसके अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा ही क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव बताया जाता है, क्योंकि चीपर ट्रांसपोर्ट है, और इसके ज़रिए आप बहुत ही कम पैसे में भारी भारी सामान, ज़्यादा सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कम फ्यूल लगता है, और साथ में ये इको फ्रेंडली है। क्यों, क्योंकि इको फ्रेंडली ये इसलिए है क्योंकि इसके लिए अगर आपको रास्ता बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो नदियाँ हैं, वो जो नदियाँ जिधर से जा रही हैं उधर से ही रास्ता बन रहा है। ठीक है, और इस तरीके से देखा जाए तो ये एक ऐसा है कि इसमें ड्यूअल यूज़, यानी कि पैसेंजर भी जा सकते हैं, और आपको सामान वगैरह कहीं पहुँचाना है तो वो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका इनलैंड वाटरवेज की इंपॉर्टेंस और उसके रूल। इनलैंड वाटरवेज नहीं, सॉरी, हाँ इनलैंड वाटरवेज, सॉरी, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखें। तो यही इसका रोल था और यही इसकी इंपॉर्टेंस थी। चलिए
चलिए अब हम बात करते हैं इसी के इम्पोर्टेंस की और डिक्लाइन ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, यानी कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट आप देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या और इसकी डिक्लाइन देखने को क्यों मिलता है। तो जो आप इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो ये चीपेस्ट मोड है, बहुत कम पैसे में यहाँ से वहाँ जाया जा सकता है। भारी भारी सामान को अगर आपको कहीं पहुँचाना है तो आप ट्रेन और एयरप्लेन की बजाय आप वाटर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए पहुँचा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही कम खर्चा लगता है। ठीक है, इसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि मान लो कि अगर आपको कोई सड़क बनानी है तो ही ट्रेन मतलब गाड़ी चल पाएगी, आप रेलवे लाइन बिछाओगे तो ही ट्रेन चल पाएगी, आप रनवे बनाओगे तो ही एयरप्लेन उड़ पाएगा, है ना। लेकिन वही अगर हम बात करें वाटर ट्रांसपोर्ट की, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं बनाना है। इसके लिए नेचुरल रिवर है, ठीक है, समुद्र है, और वो वहीं पर आपके रूट हैं। बस आपको क्या बनानी है, केवल नाव बनानी है। लेकिन बाकी चीज़ों के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो इसके लिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। इसके साथ में देखें तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज देखने को मिलती है भारत को, क्योंकि भारत के पास बहुत ही बड़ी कोस्टल लाइन है, जो कि आपको इधर देखने को मिल जाएगी। जो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, ये जो इलाके आप देख रहे हैं, ये कौन से इलाके हैं, ये सब कोस्टल लाइन वाले इलाके हैं। तो अगर आपको इन जगहों पर जाना है तो आप नॉर्मल ये क्या कहते हैं इसको, वाटर ट्रांसपोर्ट की सहायता से भी आप जा सकते हैं। और ये बहुत सारे रूट्स को भी एक तरीके से सपोर्ट करता है, यानी कि रिवर हो गया, कनाल हो गया, बैक वाटर हुआ, क्रीक्स हो गया, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ से मल्टीपल रूट को भी ये सपोर्ट करता है। तो ये तो हो गया इसकी इंपॉर्टेंस। लेकिन अगर हम बात करें आखिर इसमें डिक्लाइन क्यों आ रहा है, यानी कि इतनी तो मैंने आपको फ़ायदे बता दिए, लेकिन अब इसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे गिरती जा रही है। कारण क्या है कि जो रेलवे हैं और जो रोड्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आसान बना दिया है लोगों का आना जाना। काफ़ी तेज़ गति से रेलवे या फिर जो रोड्स है वो पहुँचा देती हैं, और जो वाटरवेज़ हैं उनकी मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं हो रही है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक तरीके से नेविगेशन इशू आ रहा है, और मान लीजिए पानी में जो भी स्मेल वगैरह हो गई या फिर पॉल्यूशन हो गया, तो इसकी वजह से भी देखने को मिलता है। और इसी के साथ में बहुत सारे पानी का इस्तेमाल आजकल सरकारें अपने खेतों की तरफ पहुंचा देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या है, वाटर लेवल जो है वो कम हो गया है। और इसी की वजह से क्या हो रहा है कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट है भारत में, वो क्या हो रहा है, वो डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे हिंटरलैंड की। हिंटरलैंड मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन। तो हिंटरलैंड क्या होता है, देखिए, तो एक ये ऐसा रीजन या फिर एक ऐसा एरिया होता है जो कि सर्व बाय अ पोर्ट फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड इट्स हिंटरलैंड। यानी कि कोई भी पोर्ट या फिर जो भी पोर्ट है वो एक ऐसे एरिया को सर्व करता है जहाँ पर ट्रेड वगैरह होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हिंटरलैंड कहते हैं। यानी कि द रीजन और एरिया सर्व बाय अ पोर्ट फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड इट्स हिंटरलैंड। तो जो भी कोई पोर्ट आप देख रहे हैं, अगर वो कोई क्षेत्र इस्तेमाल कर रहा है किस चीज़ के लिए, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के लिए, तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा आपका भाई, हिंटरलैंड कहलाएगा। अब आप बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो ये जो आपका वो फिक्स नहीं होता है, धीरे धीरे कभी भी ये कहीं भी चेंज होता रहता है, ठीक है। और ये जो इसका इन्फ्लुएंस जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को सपोर्ट करता है। क्योंकि जो भी ये जो पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में देखिए कि कोलकाता जो पोर्ट है वो क्या करता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन सभी के लिए क्या है, एक हिंटरलैंड बना हुआ है ना। तो इन सभी राज्यों को अगर व्यापार करना है तो यहाँ पर इनका सामान यहाँ पर आसानी से आ जाएगा। तो यही आपका हिंटरलैंड कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे आखिरी क्वेश्चन जो है आपका, चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडियाज़ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट कॉम्पोजिशन। यानी कि भारत में जो इम्पोर्ट था और जो एक्सपोर्ट था, इसका जो कॉम्पोजिशन था, इसमें जो भी चेंज देखने को मिला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडियाज़ इम्पोर्ट की। तो इम्पोर्ट में क्या क्या चेंज आया वो देखते हैं। तो 1950 और 60 का एक ऐसा टाइम था जिस टाइम हमारे पर बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज थी। तो भारत ने क्या किया, इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट किया था। बहुत सारा कैपिटल गुड्स हो गया, मशीनरी हो गया, जो भी इक्विपमेंट हो गए, इसको इंपोर्ट किया था इस टाइम 1950 से 60 का टाइम पर, बहुत बड़े स्तर पर किया था। 70 का एक ऐसा टाइम था जिस टाइम हमारे पास जो फूड ग्रेन्स थी उस टाइम हमने कम कर दी, क्योंकि हमारे पास उस टाइम हरित क्रांति आ गई थी, हमारे पास अनाज बढ़िया तरीके से आ गया था। ठीक है, तो इसकी जगह पर हमने क्या मंगाया, वहाँ पर फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम मंगाया, है ना। यानी कि फूड ग्रेन्स की जगह पर हम क्या मंगा रहे हैं, फर्टिलाइजर्स और पेट्रोलियम। प्रेजेंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो मेजर इंपोर्ट इंक्लूड मशीन्स, स्पेशल स्टील, एडिबल ऑयल्स, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। हम इन चीज़ों का भी क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट का मतलब होता है दूसरे देशों से अपने देश में मंगाना। ठीक है, और अगर अभी बात करें तो हम लार्ज क्वांटिटी में क्रूड ऑयल मंगाते हैं, जो कि हमारे एनर्जी डिमांड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसकी वजह से क्या है कि हमारा जो इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसकी वजह से हमें ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलता है। नॉर्मल सी बात है, किसी भी देश के लिए खतरा तब होता है जब उसके यहाँ पर इंपोर्ट ज़्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो।
ठीक है। तो ये था चेंजिंग पैटर्न किसका था भाई, इंडियाज़ एक्सपोर्ट का, सॉरी इम्पोर्ट का, कि हमने जो बाहर से मंगाया, बाहर से जो हम पहले मंगाते थे उसमें क्या क्या चेंज देखने को मिला धीरे धीरे। अब हम बात करते हैं उसके एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट में क्या क्या चेंज मिला। सबसे पहले क्या है, डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट, यानी कि आइटम्स लाइक कॉफ़ी, कैश्यू मतलब काजू एंड अदर प्राइमरी गुड्स हैव डिक्लाइन। तो हम जो ये चीज़ें पहले मंगाते थे, सॉरी भेजते थे, वो धीरे धीरे क्या हो गई, वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई। साथ में राइज इन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, यानी कि हमने क्या किया, जो भी फ्लोरिकल्चर वाले प्रोडक्ट्स हो गए, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, मरीन प्रोडक्ट्स हो गए, शुगर वगैरह हो गया, इसका एक्सपोर्ट जो था वो बहुत ही बड़े स्तर पर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। इसके साथ में इस टाइम जो मैन्युफैक्चरिंग जो बूम देखा गया था 2016 से 17 के बीच में, ये एक ऐसा टाइम था जिस टाइम हमने बहुत ही ज़्यादा जो मशीन्स वगैरह हो गई या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग वाली जो चीज़ें हो गई उसको हमने क्या किया था, एक्सपोर्ट किया था। ठीक है। और अगला जो है इसमें इंडियाज़ नाउ एक्सपोर्ट मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल गुड्स। अभी यहाँ पे हमने ऊपर देखा था ना कि हमने बाहर से मंगाया, अब हम उस चीज़ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ थी। ठीक है। और कंसिस्टेंस मिनरल एक्सपोर्ट अगर देखें तो एक्सपोर्ट ऑफ ओर्स हो गया, मिनरल्स हो गया, मैन्युफैक्चर गुड हो गए, ये जो था 2010 से लेकर के 17 के टाइम पर स्टीडी देखा गया एक तरीके से। तो हमने धीरे धीरे यहाँ पर जो एक्सपोर्ट था वो हमने इन सब चीज़ों को किया। फिलहाल भारत जो है एक्सपोर्ट की नज़र में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे हम जो अपना इम्पोर्ट है वो हम कम कर रहे हैं और एक्सपोर्ट की तरफ हम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसके देश में हर एक वो चीज़ बने जिसका वो बाहर से इम्पोर्ट कर रहा है ना। और वो अपने देश में ज़्यादा चीज़ें बना करके बाहर एक्सपोर्ट करेगा तो उसके पास बहुत सारा पैसा आएगा। तो ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं। खैर एक क्वेश्चन और है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, एक नहीं सॉरी 2-3 क्वेश्चन और है, उनको भी देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है इसमें, डिस्पाइट द सेटबैक कॉज बाय पार्टीशन इंडिया पोर्ट्स कंटिन्यू टू ग्रो आफ्टर इंडिपेंडेंस। यानी कि जब भारत का बंटवारा हुआ तो भारत के बहुत सारे जो पोर्ट्स थे वो चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने अपना जो विकास किया इसके ऊपर वो देखा गया। तो ये जो क्वेश्चन था 2012 के एग्जाम में देखने को मिला था, इसे हमें बताना है। क्वेश्चन आपको समझ आया? यानी कि भारत के बंटवारे के बाद हमने क्या किया, बहुत सारा जो पोर्ट्स वाला इलाका है ना वो खो दिया है ना, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपने पोर्ट्स को उसमें ग्रो किया। तो वो कैसे किया वो हमें बताना है। देखिए, तो जो आप ये कराची वाला हिस्सा देखते हैं, कराची जो आपका है वो पाकिस्तान में है। ठीक है। तो कराची वाला उनके पास जाने के बावजूद भी इंडिया ने क्या किया, नए नए पोर्ट्स बनाए, जैसे कि कांडला हो गया, ठीक है, डायमंड हार्बर हो गया जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। धीरे धीरे हमने बड़े स्तर पर पोर्ट्स वगैरह बनाना स्टार्ट किया। ठीक है। और यहाँ पर हमने अलग अलग टाइप की मशीनरी लेकर के, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के, ताकि यहाँ पर बड़े बड़े जो सामान है उसका हम एक्सपोर्ट वगैरह कर सकें। प्राइवेट सेक्टर को बुलाया कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मिल करके क्या करेंगी, यहाँ पर पोर्ट्स वगैरह बनाएंगी। जैसे कि मान लीजिए अगर आप अडानी, अगर आप जानते होंगे, अगर भारत में आप रहते हैं, नॉर्मल सी बात आप रहती होंगे, तो अडानी के नाम से बहुत सारे पोर्ट्स देखने को मिलते हैं भारत में, जिसका जो रखरखाव है अडानी पोर्ट्स ही करता है। ठीक है। गौतम अडानी की जो कंपनी है ये। तो इस तरीके से भारत सरकार ने क्या किया कि प्राइवेट सेक्टर को बुलाया पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। हमारी जो राइजिंग कैपेसिटी थी पहले कार्गो को लेकर के, पहले स्टार्टिंग में 20 मिलियन टन थी जो कि 1951 में थी, बट आज के टाइम पर ये 837 मिलियन टन है। 2016 के हिसाब से बता रहा हूँ ये आपको। ठीक है। जो कि अभी 2024 में तो ये और ज़्यादा बढ़ गई, डबल हो चुकी है एक तरीके से ये। और हमारा जो पोर्ट नेटवर्क है वो भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। यानी कि 2020 के हिसाब से एज ऑफ 2020 इंडिया हैज़ 12 मेजर पोर्ट्स एंड 2000 माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट्स टू फैसिलिटेट ट्रेड। तो हमने पोर्ट्स के अगर रूप में बात करें तो हमने बहुत ही ज़्यादा क्या किया है, विकास करने को हमने देखा है। यानी कि स्टार्टिंग में हमारा पोर्ट्स कम थे पार्टीशन के आसपास में, लेकिन उसके बावजूद भी हम पीछे नहीं हटे। हमने बहुत सारे पोर्ट्स वगैरह बनाए, प्राइवेट सेक्टर का इस्तेमाल किया और उसकी कैपेसिटी बढ़ाई, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का सही किया ताकि हम बड़े और एडवांस लेवल के जो भी सामान है यहाँ से वहाँ को पहुँचा सकें। ठीक है। तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। चलिए अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन और व्हाट आर इट्स मेन सोर्स, हाउ डज एयर पोल्यूशन अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। तो एयर पोल्यूशन क्या है और उसकी वजह से मानव के ऊपर, जो मानव स्वास्थ्य पर क्या दिक्कतें देखने को मिलती है वो जानना है। और यही दूसरा क्वेश्चन भी वही है। तो आप एयर पोल्यूशन के बारे में तो जानते ही हैं क्या होता है, कि एयर पोल्यूशन क्या होता है कि मिक्सिंग ऑफ टॉक्सिक एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एयर विच नेगेटिवली इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट एंड द ह्यूमन हेल्थ। ठीक है। तो जो भी पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, अगर वो वायु में मिल जाते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी आपका एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो जाता है और साथ में ही आपके ह्यूमन का भी हेल्थ क्या होता है वो ख़राब हो जाता है।
यही होता है आपका एयर पोल्यूशन। अब देखिए एयर पोल्यूशन होता कैसे है, तो जो भी फॉसिल फ्यूल्स होती हैं उनके जलने की वजह से, उनका जो कंबशन होता है उसकी वजह से होता है। जो भी गाड़ियाँ वगैरह आप देख रहे हैं, जो भी उनसे एमिशन निकलता है, व्हीकल्स हो गया, पावर प्लांट हो गए, इंडस्ट्री वगैरह होगी, जो भी इनसे पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं तो उसकी वजह से पोल्यूशन होता है। जो भी माइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी उनसे डस्ट निकलता है, कोई केमिकल निकलता है, तो इसकी वजह से वो क्या होता है, वो हवा में मिल जाता है और उसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है। जो भी गैसेस होती हैं हमारे वायु में, सल्फर ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब अलग अलग मशीनों से निकलती हैं। एसी जो एयर कंडीशन होता है उससे भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ऐसी चीज़ों से ही क्या होता है, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके ह्यूमन हेल्थ पर इफ़ेक्ट की, तो सांस लेने में दिक्कत होना, नर्वस सिस्टम ख़राब हो जाना, ठीक है, और जो बच्चे होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इससे दिक्कत देखने को मिलती है। इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, लंग इन्फेक्शन जो आप सुनते हैं, लंग है ना, वो भी इसी की वजह से होता है। तो ह्यूमन हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर इसका पड़ता है। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो क्या ही कहना इस क्वेश्चन के बारे में, आप खुद ही भी इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि एयर पोल्यूशन से कितनी बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि भारत जो है, भारत के ऐसे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर एयर पोल्यूशन सबसे बड़ा और एक सीरियस मतलब दिक्कत देखने को मिलता है। इस टाइम जैसे कि दिवाली के टाइम पर फायरवर्क्स जो होते हैं वो जलाए जाते हैं, और बहुत सारे जो किसान होते हैं वो पराली जलाते हैं, और मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहाँ पर धूल मिट्टी होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका एयर है वो नॉर्मल सी बात है, वो क्या हो जाएगा, वो पॉल्यूट हो जाता है ना। और एयर पॉल्यूट हुआ तो यानी कि एयर पोल्यूशन हुआ, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसका उपचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगला क्वेश्चन है हाउ डज लैंड गेट डिग्रेडेड, यानी कि जो ज़मीन है वो ख़राब कैसे होती है, हमें वो जानना है। तो जो हमारी ज़मीनें होती हैं उसके ख़राब होने का जो रीज़न है आपका, वो क्या है कि ओवर इरीगेशन, यानी कि जब हम ज़्यादा बड़े स्तर पर पानी की उसमें पानी का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसकी जो सॉलिडिटी है और जो एल्कलिनिटी है वो बढ़ जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो मिट्टी है आपकी वो धीरे धीरे ख़राब हो जाती है। जो भी आप फैक्ट्रीज़ देखते हैं उन फैक्ट्रीज़ का जो भी टॉक्सिक वेस्ट है, जो भी वाटर बॉडीज़ है, वो जब इन सब क्षेत्रों में जब ज़मीनों में जाता है तो उसकी वजह से ज़मीन ख़राब होती है। जो भी अर्बन वेस्ट हो गया, सीवेज हो गया, जो गार्बेज होगा, कूड़ा फेंकते हैं, केमिकल्स फेंकते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो मिट्टी है वो ख़राब होती है। और आज के टाइम पर एयर पोल्यूशन इतने बड़े स्तर पे है तो कोई भी बरसात का पानी जब नीचे ज़मीनों पर आता है तो वो पानी भी क्या हो जाता है, वो एसिड में तब्दील हो जाता है, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे गैसेस होते हैं, और उस गैस से पानी मिक्स होगा तो नॉर्मल सी बात है वो क्या बन जाएगा, वो एसिड रेन बन जाएगा, और वही पानी मिट्टी को ख़राब करता है। माइनिंग एक्टिविटीज़ इतने बड़े स्तर पर होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मिट्टी के जो टॉप सॉइल है वो ख़राब हो रही है, और इसकी वजह से बहुत सारी जो ज़मीनें हैं उस पर खेती करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और इन्हीं कारणों की वजह से जो लैंड डिग्रेडेशन है वो देखने को मिलता है। बहुत सारे जैसे कि मान लीजिए जो पशु होते हैं तो उनके चलने की वजह से भी क्या होता है कि मिट्टी के जो टॉप लेयर है वो उड़ जाती है, फिर हवा चलती है तो वो मिट्टी उड़ के चली जाती है, और ये सब कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से मिट्टियाँ ख़राब होती हैं। चलिए आई थिंक ये आखिरी क्वेश्चन है मुझे लग रहा है, हाँ यही आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर दी प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स इन इंडिया। तो जो भी आप स्लम्स देखते हैं उसको में कौन कौन सी प्रॉब्लम है, स्लम्स यानी जो भी झुग्गी झोपड़ी आप देखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो लोग होते हैं जब रूरल से अर्बन इलाकों में माइग्रेट करते हैं तो यहाँ पर जब जनसंख्या बढ़ जाती है उनको रहने की जगह नहीं होती है, या फिर मान लीजिए जो अर्बन जो इलाके होते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है लोगों का रहना, तो ऐसी जगहों पर क्या होता है कि अपने आप ही स्लम्स में कन्वर्ट हो जाता है, लोग इन सब इलाकों में रहने लग जाते हैं। अगर आपने मूवी देखी होगी कौन सी है वो, नायक मूवी है किसकी, अनिल कपूर की मूवी है, उसमें आपको स्लम्स के बारे में देखने को मिल जाएगा। तो वो क्या है कि जो जब रूरल लोग जो अर्बन इलाकों में आते हैं उसकी वजह से स्लम्स का निर्माण होता है, क्योंकि उतनी जगह है नहीं, कंजेस्टेड इलाके हैं, तो लोग कहाँ रहेंगे, स्लम्स में रहना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे स्लम्स बना करके रहना। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पर की जो लिविंग कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जो भी अमेनिटीज़ होती हैं, बेसिक अमेनिटीज़ वो यहाँ पर नहीं पहुँचती है, ना ही वेंटिलेशन का कुछ होता है, ना ही यहाँ पर लाइट होती है, ना ही टॉयलेट फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। बहुत सारे जो लोग कम कमाते हैं वो नॉर्मल सी बात है किराया कैसे देंगे, तो वो स्लम्स में रहना पसंद करते हैं। हेल्थ की अगर दिक्कत देखी जाए तो वो बहुत ज़्यादा है। इन सब इलाकों में बहुत ही बड़े स्तर पर क्राइम होता है, ड्रग्स माफिया बैठे मिलेंगे, एल्कोहलिज्म इन सब इलाकों में ज़्यादा देखने को मिलेगा जो इन इलाकों में रहते हैं। और ये सब जो चीज़ें हो रही हैं उसकी वजह से बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं मिल रही है जो उन स्लम्स में रह रहे हैं। तो यही सब क्या है आपका प्रॉब्लम्स है स्लम्स इन इंडिया की। खैर
ये टोटल क्वेश्चंस हो गए हमारे और लगभग हमने दोनों बुक कवर कर ली है। तो दोनों बुक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चन पूरे के पूरे कंप्लीट हो गए हैं। मैं इस पीडीएफ की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप मेरी वेबसाइट पर जा करके उसको देख सकते हैं। और साथ में मैं आपसे चाहूँगा कि जो एमसीक्यू मैंने करा दी है वो आप कर लें, और जो बुक फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए मैं चाहूँगा आप वो कर लें, और ये बुक 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये भी आप कर लें। और साथ में मैं चाहूँगा कि हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।